तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों अगर आपको पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, और पार्ट बी और सी में से कोई एक आपको ऑप्ट करना पड़ता है। तो हमारे चैनल पे आपको पार्ट ए और पार्ट बी के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए क्लासेस की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसकी प्लेलिस्ट जो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो इससे पहले क्लासेस कर दी गई है उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पार्ट ए में सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में क्या क्या कवर अप किया है। तो लास्ट क्लासेस में हमने प्रोटोप्लाज्म वाले पोर्शन को, सेल थ्योरी जिसमें कि सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन को हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आपके साइटोस्केलेटन के बारे में। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साइटोस्केलेटन में सबसे पहले तो साइटोस्केलेटन के नाम को, टर्म को देखें तो साइटो मीन्स होता है सेल, स्केलेटन मीन्स होता है ढांचा। अब जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम होता है ना, हड्डियों का ढांचा, वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है, नेटवर्क होता है, प्रोटीन का फ्रेमवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, बस फर्क इतना होता है कि जो हमारी बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड और हार्ड होती है, जबकि साइटोस्केलेटन आपके रिजिड नहीं होती है, ये डायनामिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, गतिशील होती है और फ्लेक्सिबल होती है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक वेब जैसा प्रेजेंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। ठीक है, और सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन रेशों का जटिल जाल, इसको कह सकते हैं साइटोस्केलेटन को। ठीक है, और ये क्या बनाता है? हमारे सेल का इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है। इसका मेनली काम क्या होता है? आपके मेंटेन करना सेल के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को और मूवमेंट को, यानी कोशिका की संरचना को, संगठन को और गति को बनाए रखना इसका क्या होता है? मेन काम होता है। जब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही लेटर ऑन आपके साइटोस्केलेटन की भी डिस्कवरी हुई। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका? कोशिका को आकार देना और सहारा देना, यानी शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है सेल को। साथ ही साथ ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी यांत्रिक जो स्ट्रेंथ होता है ये प्रोवाइड करवाता है साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर अगर पदार्थों का परिवहन करना है, मूवमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसमें भी साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक सेल में एडवांस वाला पाया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन मेनली दिखाया गया है कि जो फंक्शन क्या होता है साइटोस्केलेटन के? कोशिका का आकार बनाए रखना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, गति। अब अमीबा में क्या होता है? अमीबा के बारे में आपने सुना होगा। तो अमीबा में क्या होता है? पैर नहीं होते हैं, बट जब उसको अपना फूड लेना होता है तो अपने झूठे पैर बनाते हैं जिसको कि स्यूडोपोडिया बोलता है। तो स्यूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है? अपने फूड को कैप्चर करता है। कौन? अमीबा। तो ये स्यूडोपोडिया बनाने में भी किसका रोल होता है? कौन मदद करता है? आपके साइटोस्केलेटन करता है। साथ ही आपके मसल्स में जो भी कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, इसमें भी साइटोस्केलेटन का क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग का या फिर वेसिकल्स का आपका ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें भी साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, आगे की क्लासेस में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है? आपके क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, तो इसमें भी साइटोस्केलेटन क्या करता है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप देख सकते हैं साइटोस्केलेटन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, हमारे सेल में। ठीक है, अभी हम देखते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। बट आपके सिलेबस में आपके माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल ही मेंशन है तो हम इसे ही देखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट को थोड़ा बहुत देख लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा, फिलामेंट मतलब तंतु। तो ये साइटोस्केलेटन के क्या होता है? थिनेस्ट फाइबर्स होते हैं, यानी सबसे पतले तंतु क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स। क्यों कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स? क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो माइक्रोफिलामेंट अगर ना मेंशन किया गया हो, एक्टिन फिलामेंट्स मेंशन किया गया हो, तो सेम ही इसका मतलब है।
ठीक है, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और सबसे पतले क्या होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और सबसे साइटोस्केलेटन में सबसे पतले तंतु होते हैं कौन, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। थिन होते हैं, सॉलिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसमें जो मेन प्रोटीन होती है कौन सी होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। और इसके साथ साथ जो अदर प्रोटीन वो भी होती है इसके साथ में, उसको बोलते हैं मायोसिन, जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल में जो संकुचन होता है उसमें मदद करता है। और इसमें इसके लिए भी अगर आपके बॉडी में कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करने हैं तो एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो यहाँ पर भी आपके एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अब जो एक्टिन होता है, ये एक्टिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जी एक्टिन और एक होता है एफ एक्टिन। जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन, यानी ये क्या होता है, मोनोमर यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है, सबसे छोटा, जैसे मैंने बताया था हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है कोशिका, वैसे ही माइक्रोफिलामेंट में जो सबसे छोटी यूनिट होती है एक्टिन की क्या होती है, एक जी एक्टिन होती है। अब जब जी एक्टिन जो है सिंगल यूनिट है तो ये एटीपी का यूज़ करके क्या करता है, आप हर एक चीज़ में अगर फंक्शन आपको परफॉर्म करना है तो एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पर भी क्या लगती है, एटीपी यानी एनर्जी सोर्स, एनर्जी करेंसी बोलते हैं हम एटीपी को। इसकी मदद से जी एक्टिन क्या करता है, अपनी चेन में, अपनी लेंथ में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब जैसे जैसे ये अपने चेन में बढ़ाएगा अपने खुद को, तो ये मोनोमर से क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। जब जी एक्टिन जो है मोनोमर से पॉलीमर बन जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। यानी जी एक्टिन जब एटीपी के साथ मिलकर के पॉलीमराइज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इसका स्ट्रक्चर होता है माइक्रोफिलामेंट का वो हेलिकल होता है। अब जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डबल हेलिकल कुंडली नुमा होता है, वैसे ही माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर भी हेलिकल कुंडली नुमा होता है। दो जो एफ एक्टिन होते हैं उनकी चेन मिलकर के आपस में हेलिकल वाला स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, अब माइक्रोफिलामेंट में क्या होती है, पोलैरिटी होती है, यानी इसमें एक क्या होता है, पॉजिटिव एंड होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव एंड होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक पोर्शन है आपके पॉजिटिव वाला पोर्शन, पॉजिटिव वाला पोर्शन मतलब यहाँ पे क्या होगी, तेजी से वृद्धि होगी। और दूसरा जो पोर्शन है वो है आपके नेगेटिव वाला पोर्शन, यहाँ पे जो ग्रोथ होगी स्लो होगी। ठीक है, तो जो एक्टिन को अपनी संख्या को बढ़ाना है, अपनी चेन में लेंथ करनी है, तो यही पॉजिटिव वाले पोर्शन से ये एटीपी के साथ जुड़ करके क्या करता है, मोनोमर से पॉलीमर बनता जाता है। और जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे ये पॉलीमर बन चुका है, एफ एक्टिन बोलते हैं इसको, जब ये पॉलीमराइज हो जाता है। अब यहाँ से क्या करता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। यानी इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपके गाड़ी होती है, गाड़ी में से एक तरफ से तो पैसेंजर चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से पैसेंजर उतरते जाते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है, एक तरफ से जो है एक्टिन जो मोनोमर है वो जुड़ते जाते हैं, दूसरी तरफ से एक्टिन निकलते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी लेंथ में, जो इसकी लेंथ होती है इसमें कोई भी कमी नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ से चढ़ रहे हैं, एक तरफ से ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ से रिमूव हो रहा है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं असेंबली, और जहाँ पे आपके रिमूव हो रहे हैं उसको बोलते हैं डिसैम्बली। ऐड करने के लिए आपके एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके एटीपी टूटता है, एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज़ जी एक्टिन करते हैं अपनी चेन को बढ़ाने के लिए, और जब आपका टूटना होता है तो एडीपी का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली बताया था उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। सेल में क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक काम करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक और प्रोटीन होती है आपकी मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन एटीपी की मदद से क्या करता है, एक्टिन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जैसे आप रस्सी को अपने हाथ से खींचते हैं, वैसे ही ये भी एटीपी को बाइंड करके खींचता जाता है। और इस हिसाब से क्या होता है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपकी मसल्स में संकुचन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोशिका के किनारों पर, सेल पेरिफेरी में। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कोशिका की गति में, सेल के मूवमेंट में। एग्जाम्पल मैंने आपको अमीबा का बताया। मसल कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन की मदद से मांसपेशियों का जो भी संकुचन होता है इसमें इसका रोल होता है। सेल के शेप को मेंटेन करने में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जब आपकी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म मूव करता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में।
और साइटोकाइनेसिस, जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस दौरान क्या बनाता है, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कौन, माइक्रोफिलामेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, क्या होता है, डायनामिक यानी गतिशील होता है और रैपिडली ये बनता और टूटता जाता है और एटीपी पर निर्भर होता है। इसकी जो लेंथ रहती है मोस्टली सेम रहती है और एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी एक तरफ से तो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब इसका और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपके माइक्रोफिलामेंट में कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स रिलेटेड आपको रोग हो सकते हैं, या फिर कोशिका की गति में कमी आ जाती है, घाव भरने में दिक्कत आती है। तो इसका ये इसेंशियल है आपके किस लिए, सेल को मूव कराने के लिए, सेल का शेप मेंटेन करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और भी अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ में माइक्रोफिलामेंट का क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया माइक्रोफिलामेंट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि आपके साइटोस्केलेटन का अदर कंपोनेंट है। जैसे आपके माइक्रोफिलामेंट का शेप क्या होता है, हेलिकल कुंडली नुमा होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, जैसे हॉलो ट्यूब होती है ना, खोखली ट्यूब जैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। डायमीटर इसका 25 नैनोमीटर होता है और उसमें मेन प्रोटीन क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। वहाँ पे कौन सी थी, एक्टिन प्रोटीन। अब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा और बीटा फॉर्म में रहती है, अल्फा और बीटा दो है इसलिए इसको हम डाइमर बोलेंगे। अलग अलग है अल्फा और बीटा है तो इसको हेट्रोडाइमर बोलेंगे। अगर अल्फा अल्फा या फिर बीटा बीटा होता तो उसको होमोडाइमर बोलते। अलग अलग है तो क्या है, हेट्रोडाइमर। तो मेन प्रोटीन क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। अब ये क्या करती है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, जो डाइमर्स है, ये आपके अपने आप को रोज में यानी पंक्ति में अपने आप को व्यवस्थित करके क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट। तो और जब 13 प्रोटोफिलामेंट हो जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना आपके ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा डाइमर हुए, उसने अपने आप को रोज में क्या किया, इस प्रकार से अरेंज किया कि जब उसका नंबर 13 हो जाएगा उसको हम फिर क्या बोलेंगे, प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे। और जब प्रोटोफिलामेंट का नंबर 13 हो जाएगा फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर है, एक माइक्रोट्यूब्यूल के बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी पोलैरिटी होती है, यानी इसमें एक पॉजिटिव एंड होता है जिसमें कि तेजी से वृद्धि होती है, रैपिड ग्रोथ होता है, और एक नेगेटिव एंड होता है जिसमें कि आपके स्लो ग्रोथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जीटीपी के साथ मिलता है। अब जैसे एटीपी होता है, एटीपी का ही भाई होता है जीटीपी, ये भी क्या होता है, एनर्जी होते हैं, एनर्जी सोर्स होता है। इसका यूज करके क्या बनाते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ओके, अब इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में, सीलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में काम आता है, इसमें भी इसमें ये प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल में आगे हम पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में इसका रोल होता है, और सेल डिवीजन में आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है इसको भी ये बनाता है, कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लगातार बनते और टूटते रहते हैं। ठीक है, एक बार बनेंगे और एक बार टूटेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी, अस्थिर रहते हैं ये। ठीक है, गतिशील तो होंगे लेकिन स्टेबल नहीं रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। तो एक बार में तो ये बनेंगे, दूसरी बार में बनेंगे और टूटेंगे। तो जब बन रहे होंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब ये टूट रहे होंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि आपके माइक्रोफिलामेंट में क्या होता है, एक तरफ से ऐड हो रहा है एक तरफ से निकल रहा है, तो लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही बार में तो बढ़ रहा है लेकिन अचानक से टूट रहा है, तो इसमें क्या होगी, लेंथ में चेंजेस आते जाएंगे। इसलिए हम बोलेंगे ये क्या होता है, हाईली डायनामिक होता है। ठीक है, बहुत गतिशील होता है और अनस्टेबल होता है, और ये लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, सबसे बड़े फिलामेंट, सबसे बड़े तंतु होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर होते हैं और जीटीपी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। फंक्शंस क्या होते हैं इसमें, फंक्शंस में सेल शेप को मेंटेन करते हैं, कोशिका का जो आकार है, शेप है, उसको मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, आपके सहारा देते हैं सेल को, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होता है, आपका पदार्थों का परिवहन करना है तो यहाँ पर इनका रोल होता है। इसके लिए परिवहन करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन पाई जाती हैं जिसको कि मोटर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोटर प्रोटीन काइनेसिन और डाइनिन, ये क्या होती है, दो मोटर प्रोटीन होती हैं
जिसमें जो कि क्या करते हैं आपके, अगर मटेरियल्स का, पदार्थों का आदान प्रदान करना है तो इसमें इनका रोल होता है। अब इसको हम इजी करके समझेंगे। सपोज ये क्या है, आपकी माइक्रोट्यूब्यूल है और ये मोटर प्रोटीन है, काइनेसिन और डायनिन। अब इस मोटर प्रोटीन, इस माइक्रोट्यूब्यूल को आप समझ सकते हैं कोई रोड है या हाईवे है। हाईवे के ऊपर सपोज कोई डिलीवरी बॉय है या फिर डिलीवरी वाली कोई गाड़ी है और आपने उससे क्या मंगाया है, अपना पार्सल मंगाया है। तो जो ये डिलीवरी बॉय है या फिर डिलीवरी वाली व्हीकल्स है, इनको आप समझ सकते हो मोटर प्रोटीन, और जो रोड है उसको आप समझ सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव वाली साइड में रह रहे हो तो आप किसको बुलाओगे, आपका पार्सल किसके पास है, काइनेसिन के पास है। तो काइनेसिन के पास जो पार्सल है वो उसके मटेरियल प्रोटीन होंगे, मटेरियल्स होंगे जो कि उसको ले जाता है पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव वाली साइड में रहते हो तो आपका पार्सल कौन आ रहा होगा, डायनिन आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की। तो जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, आपके मोटर प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव की तरफ अगर पदार्थ को ले जाना हो तो काइनेसिन का यूज़ होता है, और नेगेटिव की तरफ ले जाना हो तो डायनिन का यूज़ होता है। आपको बस इसको ध्यान में रखना है, काइनेसिन और डायनिन। काइनेसिन पॉजिटिव एंड और डायनिन नेगेटिव एंड। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके सेल डिवीजन में भी, अब ये क्या बनाते हैं, जब कोशिका का विभाजन होता है, आगे पढ़ेंगे, तो इसमें ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर से तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को खींचते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसका रोल होता है। सीलिया और फ्लैजिला में भी इनका रोल होता है, 9+2 अरेंजमेंट में ही रहते हैं। 9+2 अरेंजमेंट में मतलब ये अपने आप को ऐसे सर्कुलर वे में ऐसे इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि जो 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, वो बाहर की तरफ होते हैं और बीच में एक एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। तो इस कोई सर्कुलर में क्या होता है, एक अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, किसमें, सीलिया और फ्लैजिला में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, और ऑर्गेनल जो कोशिकांग होते हैं सेल के अंदर, उनको भी हम मेंटेन करते हैं। अगर माइक्रोट्यूब्यूल में कोई डिफेक्ट हो गया तो आपके कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इनफर्टिलिटी हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफेक्ट आ सकते हैं। अब जब आपके पता चला कि माइक्रोट्यूब्यूल में अगर डिफेक्ट हुआ तो ये कैंसर को बढ़ावा देता है, तो इसके लिए हमने एंटी कैंसरस दवाइयाँ भी बनाई। अब ये एंटी कैंसरस दवाइयाँ क्या करती हैं, डायरेक्टली माइक्रोट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देती है, उसको उसके जो भी प्रभाव है उसको कम कर देती है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कॉलकीकीन है, विनब्लास्टिन है और टैक्सोल है। 3 एंटी कैंसरस ड्रग हैं जो कि इनहिबिट करते हैं किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ठीक है, और इससे क्या करता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है ये एंटी कैंसरस दवाइयाँ। तो ये इंपॉर्टेंट, इन 3 ड्रग्स के नाम रखना, कोई भी एक आ सकता है, कॉलकीकीन आ सकता है, विनब्लास्टिन या टैक्सोल। क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करते हैं, उनके फंक्शन को रोकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसने जीटीपी के साथ मिला, जब जीटीपी टूटेगा इसको ऊर्जा मिलेगी, ये क्या बनाएगा, प्रोटोफिलामेंट बनाएगा। अब ऐसे प्रोटोफिलामेंट अपने आप को अरेंज करके कितने नंबर बनाएगा, 13 जब इसके नंबर हो जाएंगे फिर हम उसको क्या बोलेंगे, एक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है एक बारी में, और एक बारी में रैपिड श्रिंक होता है, यानी बनेगा एक बार में, अचानक से बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे, कभी तो लेंथ बढ़ेगी, कभी तो घटेगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका क्या है, साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है। तो इसका जो डायमीटर होता है 8 से 12 नैनोमीटर होता है, ये रस्सी के जैसे होता है। मेन इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, और ये मेनली न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, उसको होल्ड करने का काम करता है। उसकी जो पोजीशन होती है और जो अदर जो कोशिकांग होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है, उनको उसी जगह पर रखने का काम, एंकर करने का काम करता है। मेन जो एग्जाम्पल हो गया केराटिन, जो कि आपकी स्किन में पाया जाता है। ठीक है, मेनली। अब साइटोस्केलेटन के बारे में हमने जब जो भी कुछ पढ़ा तो हमने क्या जाना कि ये इसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे सेल के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन के लिए। इसके बिना अगर ये ना हो तो हमारी सेल में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, सेल अपना शेप लूज़ कर देगा, मूव नहीं कर पाएगी सेल। ठीक है, और भी बहुत सारे काम आपके रुक जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी है, ताकि आसानी हो जाए, कंपेयर करके ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में दिया है। तो
तो आप जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। साइज़ देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल का 25 नैनोमीटर है, माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर है। शेप हॉलो ट्यूब होता है इसका, और माइक्रोफिलामेंट का क्या होता है आपका हेलिक्स जैसा होता है, थिन और सॉलिड होता है, ठीक है। मेन जो प्रोटीन होती है माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन होती है जो कि अल्फा और बीटा की बनी होती है, इसलिए हम इसको डाइमर कहते हैं। जबकि जो माइक्रोफिलामेंट की जो मेन प्रोटीन होती है एक्टिन होती है, और मोनोमर इसका बेसिक यूनिट होता है एक्टिन मोनोमर, इसको जी एक्टिन बोलते हैं। एनर्जी माइक्रोट्यूब्यूल में जीटीपी यूज़ होती है और माइक्रोफिलामेंट में एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। और माइक्रो ट्यूब्यूल्स में आपके ट्यूबुलिन जुड़ के क्या बनाता है, प्रोटोफिलामेंट बनाता है। और माइक्रो फिलामेंट आप में जब एक्टिन क्या बना देता है, जी एक्टिन पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन बनाता है। लोकेशन देखें माइक्रोट्यूब्यूल की तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और स्पिंडल में प्रेजेंट होता है और सीलिया में, जबकि माइक्रोफिलामेंट आपके सेल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का, ट्रांसपोर्ट करना है, पदार्थों का परिवहन करना और कोशिका विभाजन में। और माइक्रोफिलामेंट का मेन काम है सेल को अगर मूव करना हो या फिर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे इसका रोल आ जाता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर को बनाता है जो कि आपके कोशिका विभाजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइक्रो फिलामेंट आपके जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है आपके बीच में, ठीक है, इसको सेल फरो भी बोलते हैं। माइक्रो जो ट्यूब्यूल होता है वो रिजिड होता है थोड़ा सा, जबकि माइक्रोफिलामेंट फ्लेक्सिबल होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इसमें एटीपी जीटीपी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है डायरेक्टली। फिब्रस प्रोटीन होती है और 8 से 12 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और इसका मेन काम जो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, न्यूक्लियस और जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पोजीशन को होल्ड करके रखना। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया आपका साइटोस्केलेटन इजी लैंग्वेज में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके सेंट्रियोल्स के बारे में, और जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं इनके मेंशन किया गया ये हम देखेंगे और जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।